जिस दिन हम लोग माँ के साथ नानी के घर रवाना हुए, बाबू ने एक सुराही फोड़ी थी। पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में। पचाक! तमाम पानी ही पानी कमरे में फैल गया था। माँ ने धोती ऊपर कर पैर रखते हुए दूसरे कमरे से कान लगाए सुन रही सरू की माँ से कहा था कि जरा पोंछा ले आए। तमाम पानी ही पानी हो गया है। और उनके पीछे पैर वैर रपट कर किसी और की हड्डी पसली चटक गई तो एक और मुसीबत। माँ को वैसे भी हर चीज के अंत में मुसीबत ही नजर आती थी। हम लोग घर में होते तो मुसीबत, स्कूल में होते तो मुसीबत, बीमार होते तो मुसीबत, भले चंगे उछलते कूदते होते तो भी मुसीबत। पोंछा लगाती सरू की माँ ने सिर तनिक टेढ़ा करके माँ से पूछा था कि इस फेरे तो 3 एक महीने रहोगी ही रहोगी ना। माँ ने, जैसे कि इन दिनों उनकी आदत हो गई थी, जांघों पर हाथ रखकर वजन तौला और कांख पर बैठते हुए कहा था, हाँ, उससे पहले वे लोग आने थोड़े देंगे ही। अरे जा बाहर खेल। यह अंतिम आदेश मेरे लिए था, जो हमेशा की तरह हर गलत मौके पर हैरतअंगेज ढंग से किसी कोने में हाजिर पाई जाती थी। कमरे में टूटी सुराही का एक टुकड़ा चूसने के लिए सफाई से उड़ाकर ले जाते मैंने सुना कि माँ सरू की माँ या जाले लगी छत से कह रही थी, इस बार लड़का हो जाता तो उन्हें छुट्टी होती। बार बार की मुसीबत। सरू की माँ ने हमेशा की तरह सिर हिला हिलाकर जरूर कहा होगा, क्यों नहीं क्यों नहीं। ट्रेन में मैंने लड़ झगड़ कर खिड़की के पास की सीट हथियाली थी और फिर दूसरों को जीभ बिराई। माँ की नजर अपनी ओर घूमती पाकर मैंने हिल हिल कर जपा, ई से इमली, ई से ईख। परंतु माँ का ध्यान इस वक्त मुझ पर नहीं टिका। उस पर इस समय कई मुसीबतें थीं। बिखरा जाता सामान, डगमगाती सुराही, थकान। हम तीनों एक स्टेशन पर खूब मिर्ची के समोसे खरीदे। तभी एक औरत ने बगल की खिड़की से अपने बच्चे को सूसू कराई। मारे घिन के मुझसे समोसा नहीं खाया गया। मैंने माँ को दे दिया। उबले आलू का एक टुकड़ा सीट पर पड़ा था। उसे मसल कर जू जू कीड़ा बनाकर कुछ देर छोटी बहन को डराया। वह चीखी। माँ ने चिकोटी काटी। मैं रोई। बड़ी बहन ने तब उकताकर कहा था, क्या मुसीबत है। बड़ी बहन ज्यादा प्यार करती है। सिर्फ वही, बाकी सब गंदे हैं। स्टेशन पर मामा लेने आए हमें। मैं मामी की बगल में बैठी। मामी पान चबाती थीं तो उनके कान की लवों पर माणिक के बुंदे ऊपर नीचे होते थे। ड्राइवर जितनी बार जीप का हॉर्न बजाता, हम तीनों बहनें मिलकर चीखती थीं, पौ। ड्राइवर हंसा। घर पहुंचकर उसने मुझे और छोटी बहन को गोदी में लेकर जीप से उतारा। उतारने में सुराही फिर लुढ़क गई। पानी फैल गया। मुझे बाबूजी की याद आई और मैंने छोटी बहन की चप्पल को ऐसे दबाया कि वो गिरते गिरते बची। मुसीबत की जड़। माँ ने दांत भींचकर ऐसे कहा कि कोई और ना सुने, और मुझे हाथ से पकड़कर औरों को ऐसे दिखाया जैसे मुझे संभाल रही हो। पर सचमुच इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भींचा कि मेरा कंधा दुख गया। नानी के घर आने में हमेशा यही होता था। बाबू तो साथ आते नहीं, और यहाँ आते ही माँ भी मौसियों, मामियों, नानी और पुरानी नौकरानियों के बीच एकदम ही गुड़ुप। दिन में उसके पास भी जाना चाहे तो कोई ना कोई टोक देता है, यहाँ तो बेचारी को आराम करने दो। माँ भी कैसे बेचारी वाला चेहरा बना लेती है, जैसे वहां हम लोग उसे काट खाते हों। धत! नानी के घर में घुसने से चिढ़ होने लगी। मैं झाड़ियों के पास जानबूझकर ठिठकी। झबरा कुत्ता आया। उसने मुझे सूंघा। तभी भीतर से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। वह फिर कहाँ रह गई। मैं और कुत्ता साथ साथ घर में घुसे। नानी मामा के लड़के को गोद में लिए बैठी थी। उन्होंने कुत्ते को दुत्कारा। कुत्ता पूंछ नीची करके निकल गया। मुझसे कहा गया कि पैर छुओ, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे लड़की का जन्म है और जिंदगी भर तुम्हें झुकना है तो सीख ही लो। नानी ने मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा कि उहूं, ये नहीं बढ़ी लंबाई में तनिक भी। 8 की कौन कहेगा इसे। मैंने मामा के लड़के की चिकोटी भर ली। वह बेवकूफ सा तब भी मेरे पीछे घूमता रहा। गोरा गोरा, प्यारा प्यारा सा। वह उम्र के लिहाज से लंबा जा रहा था। 5 का था लेकिन 7 साल का लगता। कहानी सुनाएगी रात को, उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने कहा और झूठ मूठ अखबार पढ़ने लगी। क्या मुसीबत है, माँ कह रही थी।
और पड़ोसन नानी से कह रही थी कि लाली की माँ, इस बार तो लाली को लड़का ही होगा। अरे चेहरा तो देखो, कैसा पीला पड़ गया है लाली का। लड़कियों की बेर कैसी सुरख गुलाब लगती थी। क्या पता इस बार भी, माँ ने कहा और बेचारी वाला चेहरा बनाकर नाखून काटने लगी। मुझे बाबूजी की बहुत याद आई। बाबू से कितनी साफ खुशबू आती थी ना। उनकी गोद गुलगुली थी। माँ इधर ज्यादा देर गोद में नहीं लेटने देती। कहती है, उफ, हांटे बांटे एक कर डाले, साड़ी मूसड़ दी सो अलग। अब उठ भी, कितनी देर पड़ी रहेगी, ढेरों काम पड़े हैं मुझे, और ऊपर से ये मुसीबत, ओफो, उठ। नानी ऊपर को हाथ जोड़कर कहती है, हे देवी, मेरी लाज रखना, इस बार ये मायके से बेटा ही लेकर जाए। फिर वे आंखें पोंछती हैं जो भर आई थीं। मैंने कनखियों से बहनों को देखा, वे सो गई थीं। जहां हम सोए थे वहां मेरे तकत के ठीक ऊपर एक बड़ी दीवार घड़ी टिक टिक करती थी। सब बत्तियां बंद हैं, कमरे में बस चांद का उजाला है। तुलसा दाई माँ के तलवों में तेल ठोक रही है और कह रही है, इस बार लड़का होगा तो स्टेनलेस स्टील की जरी वाली साड़ी लूंगी। हाँ। चांदनी में माँ का चेहरा नहीं दिखता, बस ढोल जैसा पेट दिखता है। माँ की साड़ी खिसक गई है। तुलसा कोई दुखती रग छूती है तो माँ हल्के से गुंगुआती है, घर लौटे आई गायों की तरह। अब की लड़का हो जाता तो छुट्टी होती। वह फिर तुलसा से भी कहती है और यह भी कहती है, तुलसा अब तू जा, तेरे बच्चे बैठे होंगे, तेल की कटोरी चारपाई के नीचे खिसका दीजो, वरना सुबह बच्चों के पैर से ठोकर लगी तो तमाम तेल ही तेल। खराब बात। माँ आधी छोड़ देती है तो देर तक कमरे में बात तैरती रहती है। घड़ी टिक 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 कर रही है। अच्छी बात हमेशा पूरी करते हैं बड़े लोग, खराब बात आधी ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्या क्या औरत का भाग्य? चुप्पी। अरे 3 लड़कियां, चुप्पी। बाहर एक तारा खूब तेज चमक रहा है। क्या ध्रुव तारा होगा? बाबू कहते हैं मन लगाकर पढ़ोगी तो तुम भी जो चाहे बन सकती हो, ध्रुव तारे की तरह। लड़का तो नहीं बन सकती, पर मैं ढिठाई से कहती हूँ तो बाबू पता नहीं क्यों धमका देते हैं कि बड़ों के मुंह क्यों लगती हो। बड़े लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। बड़ी बहन कहती है, बड़े लोगों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बात सब खोद खोद कर पूछ लेते हैं, खुद कुछ नहीं बताते। कोई हमें कुछ नहीं बताता। यहाँ खासकर रात को जब हम सो जाते हैं तब बड़ों की दुनिया खुलती है, जैसे बंद पिटारा। मैं जागकर सुनना चाहती हूँ, पर हर बार बीच में जाने क्यों मुझे नींद आ जाती है। अरे ये आवाज़ किसकी है? खांसी दबा के कौन रो रहा है? छोटी मौसी। कुत्ते जितनी इज्जत नहीं है मेरी उस घर में। वह माँ के बगल में कहीं कह रही है। कहाँ? मैं पूछना चाहती हूँ। माँ कह रही है कि जी तो उन सब का कलपता है, पर उसे निभाना तो है ही। मेरी आंखें बंद होती हैं। निभाना क्या होता है माँ? मैं सुबह पूछती हूँ। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, वो वाला निभाना जो छोटी मौसी को चाहिए। मुझे एक तमाचा पड़ता है, फिर दूसरा मेरी मामी बचाती है। छोड़ो भी, बच्चा है। बच्चा बच्चा नहीं, पुरखिन है। माँ का पेट गुस्से से थिरकता है। चोरी से बड़ों की बातें सुनती है, जाने क्या होगा इसका। तू भी। बाहर हौदी के पास बैठी बड़ी बहन फूलों को औधाती हुई कहती है, 100 बार कहा है कि चबर चबर सवाल मत पूछ, पीट पीट के मार डालेंगे वो लोग तुझे एक दिन, अगर बहुत पूछेगी तो। मैं रोते रोते कहती हूँ, खूब पूछूंगी, खूब पूछूंगी। तो जा मर फिर। बड़ी बहन कहती है और समझदारी से नानी के गोपाल जी की माला गूंदने लगती है। ये मेरी लाखों की लक्ष्मी बेटी है, नानी उससे कहती है, मुझे सुनाकर। अक्सर दोपहर में मैं छोटे बच्चों को खौफनाक डायनों और भूतों की कहानियां सुनाती हूँ जो नीचे वाले अखरोट के पेड़ में रहते हैं, और कहती हूँ कि चांदनी रात में ठीक 12 बजे उठकर वहां जाओ तो वे बच्चों के खून से नहाते दिखाई देंगे। नाक से बोलते हैं वो, नाक से। पहले पहल तो उनकी बोली भी समझ में नहीं आती। बच्चे मेरे पीछे पीछे घर भर में घूमते हैं जैसे जादूगर के पीछे चूहे। दोपहर में बड़ी मामी और माँ हमें खट्टी मीठी गोलियां खाने को पैसे देकर भगा देती हैं। उनका कमरा अंधेरा है, कांचों पर हरा कागज चिपका है। मामा, मौसियाँ, नानी, सारे कमरे में औरतें ही औरतें हैं, हर घड़ी कुछ न कुछ खाती हुई।
उनकी मुग्दर जैसी बाहें हैं, मोटी मोटी अधरंगी टांगे, धारीदार पेट। और हमें और हमें हमें क्यों कहा जाता है? पैर फैलाकर मत बैठो, टांगे दिखती हैं। तुम सब गायों जैसी लगती हो, मैं औरतों से कहती हूँ, पर शायद किसी ने सुना नहीं। फर्श पर तकिया डाले पड़ी छोटी मौसी एक खट्टी गोली हमसे लेकर चूसती है और कहती है, हद है जीजाजी भी। अचानक कमरे में ठहाके छूट जाते हैं। कौन, क्यों, कैसे? मैं चारों तरफ उत्तर को ताकती हूँ, पर यहाँ हमारी किसी को कोई परवाह नहीं। वो सब फिर अपनी बोली बोल रहे हैं। बाहर जाकर मैं खूब जोर से बाहर का दरवाज़ा पीटती हूँ। अब शायद माँ आकर कहेगी, एक मुसीबत और, पर कोई भीतर से बाहर मेरी खबर लेने तक नहीं आता। हटो, सिर के इशारे से हरी की माँ कहती है। वह ट्रे में ढेरों चाय के गिलास लिए कमरे में जा रही है। हटो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, हटो। हरी की माँ की नाक मेंढक जैसी है और उसकी भौहें भौहें नाक के ऊपर जुड़ी हुई हैं। वह हंसती है तो एकदम बरे हुए चमगादड़ की तरह उसके गाल लटक जाते हैं। हटो ना। वह फिर कहती है, नहीं हटूंगी। मैं अड़ जाती हूँ। पहले कहो लड़कियां अच्छी होती हैं। हाँ हाँ बाबा, कह दिया, चलो हटो अब। हरी की माँ कहती है, नहीं, मैं कहती हूँ, ठीक से कहो। क्या हो रहा है हरी की माँ? अंदर से मौसी की चिड़चिड़ी आवाज आती है। चाय क्या अगले साल लाओगी? हरी की माँ मोटी मोटी भौहों से मुझे बरजती है। ये मंझली लली भीतर नहीं। वह हंसती है तो उसकी मेंढक जैसी नाक फुदकती है, फुद फुद। अंदर माँ मेरा नाम लेकर कहती है कि जरूर वही कल पा रही होगी उसे। मेरे प्राण खाने को जन्मी है ये लड़की। कोई कहता है, ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए। देर तक घर के बाहर बैठी हुई हवा से उड़ती गुरैया को देखती हुई सोचती हूँ, मैं गुरैया क्यों ना हुई। अच्छा, क्या माँ गुरैया भी चिड़ियों में लड़कियों को कम अच्छा नहीं मानती होगी? कहाँ गई? भीतर से किसी की आवाज मुझे ढूंढ रही है। मैं जानबूझकर दीवार की ओट में हो जाती हूँ कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। कहीं किसी भी तरह, कहीं से वो जादू की सुपारी मुझे मिल जाए, जिसे मुंह में रखकर जब चाहो अलोप हो जाओ, तो मजे ही मजे। रात की कहानी खत्म कर नानी कहती है कि अब जाओ तुम सब सोने, छोटी बहन सो गई है। उसे हरी की माँ गोद में उठाकर भीतर ले जाती है। मैं नानी से पूछती हूँ, क्या मैं नानी के पास सो सकती हूँ? नानी का बदन गरम और गुलगुला है। नानी की रजाई में इलायची लौंग की बाज आती है। नानी के तकिए के नीचे टॉर्च रखी रहती है। उसे लेकर बत्ती बुझाने के बाद भी बाथरूम जाओ तो अंधेरे में पैर के अंगूठे में ठोकर नहीं लगती। मामा के सोते हुए लड़के को पास खींचकर रजाई उड़ाती नानी कहती है, ना भैया, एक तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाता, फिर दो दो को मैं कहाँ सुलाऊंगी। तू जा, अपनी माँ के पास जा, कल फिर कहानी सुनाऊंगी। नानी की आवाज खुशामद से चुधी चुधी है, जैसे बरगलाते वक्त बड़े लोगों की हो जाती है। कमरे में बड़ी बहन बिना मेरी तरफ करवट लिए कहती है, सुला लिया तुम्हें? उसका स्वर गुस्से से कांप रहा है। घड़ी बोलती है टिक टिक। माँ की नाक बज रही है। सुलाया तुम्हें, सुलाया तुम्हें, टिक टिक खर खर। कहाँ हो रही लड़कियों? नानी हाथ में रोली की थाली लिए पीढ़े पर से पुकार रही है। नानी के सामने एक कढ़ाई में हलवा है, थाली में ढेरों पूरियां। आज अष्टमी की सुबह है। नानी के आगे चटाई पड़ी है। आओ टीका लगवा लो। नानी आरती में कपूर जलाती है। आओ आरती कर दूं तुम्हारी। मेरी दोनों बहनें और मामा की सुंदर लड़कियां नानी के आगे पसर कर बैठ जाती हैं। नानी उनका टीका अक्षत लगाती है, घंटी बजाती है रेलगार्ड की तरह, फिर शंख पू। मैं इंजन बनकर आंगन की मुडेर पर भागती हूँ। कमरे में बांस है, आरती कपूर की बांस, फूलों की बांस, पूरी की बांस। आजा बेटा, टीका करा ले, तू तो मेरी कुंवारी कन्या है ना। मैं कहती हूँ, नहीं, मैं तो इंजन हूँ। तभी डर मेरे पेट में मुट्ठी की तरह सख्त होता है। माँ मेरी ओर लड़खड़ाती सी आ रही है। क्रोध से उनका चेहरा भिंचा हुआ है। मैं बनाती हूँ तुझे इंजन, अभी इसी पल। पागल हो रही है लल्ली? पड़ोसन नानी माँ का हाथ पकड़कर मुझे आंखों से कहना मानने को कहती है। बच्चा है वो कन्याकुमारी। आज अष्टमी है, देवी का दिन।
आज के दिन तो कन्याकुमारी पर हाथ नहीं उठाना, सराप पाप लगता है। मैं धम्म से मुंडेर से नीचे कूदती हूँ। माँ रो रही है। नानी ने होंठ खींचकर लड़कियों को हलवा पूरी परोसना चालू कर दिया। जाना, चिड़चिड़ी मौसी कहती है। क्यों अपनी माँ को रुलाती है ऐसे में? जब तुम लोग लड़कियों को प्यार ही नहीं करते तो झूठ मूठ में उनकी पूजा क्यों करते हो? मेरी आवाज़ में रुलाई फूटती है। गुस्से में मेरे मन में आता है कि आरती का जलता कपूर निगल कर अपने इस दगाबाज गले को दाग दूं। क्यों? मैं फिर पूछना चाहती हूँ, पर रो पड़ने के डर से चुप हूँ। मैं रोना नहीं चाहती, इनके सामने खासकर। हरी की माँ ताज्जुब से पंजा गाल पर टिका कर कहती है, मारी माँ सुनो तो इसकी बात, लड़की हो के ऐसा गुस्सा। नानी लड़कियों को 1.25 रुपया दे रही है। 1.25 रुपया में 20 खट्टी गोलियां एक साथ पी जा सकती हैं, आने में एक। इतना दीवार से कहकर नानी मेरी और भी रुपये के नोट में लिपटी चवन्नी बढ़ाती हैं। नानी के अंगूठे की नोक पर रोली का निशान खून के धब्बे जैसा लगता है। मैं दीवार की ओर पीछे हट जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए इन औरतों का हलवा पूरी, टीका, रुपया। मैं देवी नहीं बनूंगी, मैं चिल्लाती हूँ इतनी जोर से कि आंगन में बाजरा चुगते कबूतर पर फटफटाकर उड़ जाते हैं, जैसे कहीं गोली चली हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी लड़कियां? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ढेरों ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।